हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली आपकी बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। ये एक ही वीडियो में आपका जितना भी मिड टर्म का सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। समझ लो, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इसी में से ही आपके पेपर में आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2024-25 की एकदम न्यू वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है और आप फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप पे आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको मिड टर्म का सिलेबस दिखा देता हूं कि क्या क्या आ रहा है आपका मिड टर्म में। आपको इस बुक से पार्ट 3 जो है आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पार्ट 4 है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पार्ट 6 है कैसे बनती है कविता, पार्ट 7 है नाटक लिखने का व्याकरण। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपका मिड टर्म में नहीं आ रहा। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी आज की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला प्रश्न है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों जैसे कि प्रिंट माध्यम है, रेडियो माध्यम है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, आपको इसकी 5 विशेषताएं बतानी है, 5 कमियां बतानी है। ठीक है, तो मैं एक साथ ही एक टेबल के द्वारा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम विशेषताएं यानी कि खूबियों की बात कर लेते हैं। प्रिंट माध्यम यानी कि जो आपकी किताबें होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, तो होता क्या है कि प्रिंट माध्यम में पढ़ने और सोचने का आपको पूरा अवसर मिलता है। किताब आप खोल के बैठे हो, आप पढ़ भी आराम से सकते हो, सोच समझ सकते हो, फिर वापस पढ़ सकते हो। फिर क्या है, ये लिखित भाषा का विस्तार है, यानी कि लिखित में होता है प्रिंट माध्यम, प्रॉपर एक अच्छी माध्यम में वही इसको लिखा जाता है। तीसरा है, प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। मान लो कि आपके पास कोई बुक है उसका कोई आपको कोई पेज है, कोई आर्टिकल पसंद आ गया, आप वो पेज निकाल के लंबे समय तक सेव करके उसको अपने साथ रख सकते हो और कहीं से भी और कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। मान लो किताब है, उसमें 200 पेज हैं, आप जब मर्जी 50वें पेज पे चले जाओ, जब मर्जी 100वें पेज पे आ जाओ। ठीक है, तो जब मर्जी कभी भी पढ़ सकते हो। प्रिंट माध्यम जो है वो चिंतन, विचार और संप्रेक्षण का माध्यम है। देखो, अक्सर कहा जाता है किताबों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। तो जितना ज्यादा आप किताबों को पढ़ते हो, प्रिंट माध्यम को पढ़ते हो, आपकी चिंतन शक्ति का विकास होता है, आपके विचार अच्छे होते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। जब आप चीजों को पढ़ोगे तो वो शब्द भी तो याद रहेंगे ना। अब रेडियो की बात करते हैं। रेडियो क्या है कि भाई ध्वनि स्वर आता है इसमें, यानी कि साउंड होता है, पूरा साउंड पे चलता है, दिखता कुछ नहीं है। शब्दों तथा संगीत से मनोरंजन होता है भाई, इसमें आप गाने सुन सकते हो, ज्ञान भी बढ़ता है क्योंकि न्यूज भी आती है ना रेडियो पे। फिर रेडियो में सुनने की स्वतंत्रता होती है, आप रेडियो को सुन सकते हो जितना मर्जी। सबसे सस्ता माध्यम है भाई, आपको पता है पहले के जमाने में इंडिया में हर घर में रेडियो होते थे और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी रेडियो को आनंद ले सकते हैं ना। मान लो टीवी है, उसमें अगर कुछ न्यूज आ रही है, वो तो पढ़ा लिखा होगा कोई वही, या न्यूज़पेपर है तो भाई वो पढ़ जो उसको पढ़ सकता है लैंग्वेज को वही तो पढ़ पाएगा, लेकिन रेडियो को कोई भी मतलब उसको समझ सकता है। और इसके माध्यम से आप दूर दराज के कार्यक्रम को भी आसानी से सुना सकते हो। मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और रेडियो पे लाइव आ रहा है, तो आप बैठ के घर बैठे रेडियो से सुन सकते हो। अब बात करते हैं टीवी की। टीवी क्या है भाई, दुनिया भर में जो भी घटनाएं हो रही हैं आप घर बैठे सीधा लाइव देख सकते हो। लाइव विजुअल्स आपके सामने चल रहे होते हैं टीवी पे। मनोरंजन भी करता है, ज्ञान भी बढ़ाता है और खबरों में एक ऐसा लगता है कि मान लो जान आ गई हो। एक होता है आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है, लेकिन मान लो मोदी जी उस दौरे पर गए, आपने न्यूज में पढ़ा सिर्फ पेपर में, और वही जब आप टीवी में देख रहे हो मोदी जी जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो आपको एक अलग ही वो लगता है ना, उसमें जीवंतता आ गई है। फिर इसमें देखने और सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है ना, टीवी को देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। और चाहे साक्षर हो चाहे निरक्षर हो, भाई जो पढ़ा लिखा है वो टीवी पे जो दिख रहा होगा टेक्स्ट वो पढ़ लेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो टीवी को सुन लेगा, तो दोनों के लिए कामयाब है। इंटरनेट की बात करें, सबसे लेटेस्ट है। ये क्या है, इसमें आप दृश्य भी देखते हो और पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। इंटरनेट के द्वारा आप बटन दबाते ही दुनिया भर की सूचनाएं आपके सामने आ जाती हैं, वो भी लेटेस्ट अपडेटेड। न्यूज़पेपर भी एक दिन पहले की खबर देता है, सेम डे की नहीं देता, आप याद रखें, लेकिन इंटरनेट आपको हर पल की खबर देता है। और आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो, अपने संवाद को आगे बढ़ा सकते हो, बातें किसी को पहुंचानी है वो पहुंचा सकते हो, खबरों को मतलब खबरों को तीव्र गति से, बहुत तेज गति से पहुंचा सकते हो। और होता क्या है कि खबरें बहुत जल्दी आप कम्युनिकेट कर पाते हो। कमियां भी हैं भाई, अब कमियों पे बात कर लेते हैं। प्रिंट माध्यम जो है इसमें सीमित स्थान होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर लिमिटेड पेजेस का होता है, गिनती का, उसमें आप दुनिया भर की खबरें नहीं डाल सकते अनलिमिटेड। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके ये किसी काम का नहीं है।
फिर इस माध्यम द्वारा हम तुरंत घटी घटनाओं को तो नहीं देख सकते। मान लो अभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो समाचार पत्र में आज के में थोड़ी आएगा, वो तो अगले दिन के में आएगा, तो तुरंत घटनाएं आपको नहीं दिखती। और आय के विशेष स्रोत ना होने के कारण प्रिंट माध्यम को विज्ञापनकर्ताओं को वरीयता देनी पड़ती है। यानी कि होता क्या है, प्रिंट माध्यम में ना बहुत सारी एड छपी होती है यार, तो वो कभी कभी ना क्या करता है, बंदे को इरिटेट कर देती है वो जो एड्स होती हैं। फिर अशुद्धियां हो तो छपने के बाद उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो वो वापस उसको सुधारा नहीं जा सकता, अखबार में वो मिस्टेक के साथ ही प्रिंट होता है। रेडियो की बात करें तो ये एक रेखीय माध्यम है, यानी कि एक रेखीय माध्यम, इसमें देखो सॉरी एक रेखीय माध्यम नहीं है, इसमें ये दिया हुआ है कि एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकते। यानी कि रेडियो में जो चला गया वो चला गया, सुन लिया, वापस से आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते। कई बार रेडियो कार्यक्रमों एवं समाचार बुलेटिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। होता क्या है कि भाई इंटरनेट है, जब मर्जी न्यूज चला ली, लेकिन इसमें क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा कि वो 4 बजे खबर की बुलेटिन आएगी, ठीक है, तो ये दिक्कत है। रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुना सकते क्योंकि वो उबाऊ हो जाते हैं ना, क्योंकि कुछ दिख रहा है नहीं है, सिर्फ सुनते रहो घंटों घंटों तक, नहीं हो पाता भाई। और इसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से भाषा के विस्तार और विकास की संभावना नहीं रहती, क्योंकि रेडियो में क्या है ना, नॉर्मल बोलचाल की भाषा यूज होती है, तो इससे आपका कोई भाषा का ज्ञान नहीं बढ़ता, ठीक है, जबकि अखबार पढ़ने से भाषा का ज्ञान बढ़ता है। और इसके अलावा भाई रेडियो में ना अब लोगों को बांध कर नहीं रख सकते, ज्यादा देर लोग बोर हो जाते हैं। टीवी की बात करें तो टीवी क्या है कि भाई इसमें भी समय की एक सीमा होती है। आप ये कह सकते हो कि भाई लिमिटेड समय के लिए ही कोई न्यूज चल रही है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते टीवी में। और टीवी में भी यही है कि भाई दर्शकों को बांधे रखना एक मुश्किल काम होता है कि लोग जुड़े रहें आपसे। और इसके अलावा भाई कभी कभी क्या होता है कि जो दृश्य चल रहे हैं और उससे रिलेटेड जो आपको साउंड देना है, तो उसमें भी बैलेंस बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी आवाज चली जाती है, बहुत चीजें होती है लाइव में, कभी कोई एंकर की आवाज चली जाती है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अंदर टीवी में क्या है, सेक्स, हिंसा, रोमांस को प्रोत्साहन मिलता है और भाषा के विस्तार की भी संभावना कम रहती है, क्योंकि टीवी में ना कुछ वल्गर, कुछ एडल्ट चीजें भी आ सकते हैं कभी कभी, तो और यहाँ कभी मार काट वाला कुछ आ गया तो वो गलत है भाई। और इसके अलावा कि भाई टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कार्यक्रम विशेष दर्शक वर्ग के लिए होते हैं। यानी कि जो कार्यक्रम टीवी पे दिखाए जाते हैं ना, वो सब पैसे के उस पर चलते हैं, जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसी से रिलेटेड वो ज्यादातर न्यूज चलाएंगे, ज्यादातर आपको टीवी पे जो है एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगी, ठीक है, और पहले से स्क्रिप्टेड होता है। इंटरनेट की बात करें तो इसमें समय की सीमा ना होने के कारण लोग दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, इसको आप जब मर्जी चला सकते हो, जैसा मर्जी कर सकते हो, तो लोग बाकी काम छोड़कर फिर इंटरनेट में घुसे रहते हैं। गरीब और अनपढ़ों को तो भाई पता ही नहीं है इंटरनेट का कैसे यूज करना है, क्या करना है, ना पैसा है उनके पास। और इसके अलावा नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने के बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा खुद को अपडेटेड समझते हैं और अपने प्राचीनता से पीछे हटते जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे अश्लीलता बहुत है भाई, सेक्स एंड ये सब चीजें, मतलब एडल्ट मूवीज, ये सब एकदम कॉमन हो गया यार, कोई भी सर्च मार रहा है कुछ भी आ जा रहा है, तो ये चीजें बहुत ही गलत प्रभाव डाल सकती हैं। इंटरनेट का एक अच्छा फायदा भी है और नुकसान भी बहुत ज्यादा है, यानी कि गंदगी भी फैलती है इंटरनेट से। और यही है, कोई इसको सिर्फ प्रोपोगंडा टूल के लिए भी यूज करता है, अपने विचारधारा को फैलाने के लिए, तो ये इसकी कमियां हैं। अब है पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर क्या है, ये हम समझते हैं। पत्रकारीय लेखन, तो पत्रकारीय लेखन क्या होता है, यानी कि जो आप ये समझ लो पत्रकार का काम क्या होता है, अपडेट जो जितनी भी लेटेस्ट घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो है चीजों को लिखना, और ये तत्कालिक होता है, एकदम तत्काल लिखा जाता है। और जो पाठक होते हैं जो उस चीज को पढ़ रहे हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी रुचि क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। पर सृजनात्मक लेखन जो है ये कल्पना, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, ये आप अपनी कल्पना से कुछ भी लिखते हो, और इसके अंदर क्या है कि काफी छूट होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। सृजनात्मक करना कुछ भी नया सोच, आपके मन में कोई भी नई सोच आ रही है, उस पर आपने कुछ लिख दिया। अगला टॉपिक है 6 ककार। 6 ककार अगर आपसे पूछता है तो वो आप क्या बताओगे, तो देखो किसी भी समाचार पत्र में 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। टोटल जो समाचार कोई भी न्यूज होती है ना, एक तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई क्या हुआ है, आखिर क्या बात है, कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है, क्यों हुआ है, कहां हुआ है और कब हुआ है। ये 6 बातों का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या, कौन, कहां, कब, कैसे और क्यों। होता क्या है, ये जो समाचार पत्र होता है इसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। पिरामिड होता है ऐसा, जब पिरामिड को उल्टा कर दोगे तो वो लगेगा ऐसा,
तो समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपने ऐसे ही लिखे जाते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है ना न्यूज़पेपर का, वो इंट्रोडक्शन वाला होता है, जिसमें खबर की इंट्रोडक्शन यानी कि मुखड़ा दिया होता है कि क्या खबर है, कौन है उसमें, कहाँ की खबर है, कब की खबर है, फिर वो खबर में जो भी घटना हो रही है कैसे हुई, क्यों हुई, फिर आप उसमें कुछ फैक्ट डालते हो। इस तरीके से ये उल्टा पिरामिड शैली में ही आपका जो है समाचार पत्र लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहला मुखड़ा होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, फिर उसका कंक्लूजन यानी कि समापन होता है। अगला टॉपिक है विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हो, कितने प्रकार की होती है। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में यानी कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद में एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। और इसके 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। पहला प्रकार होता है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा छानबीन करते, मतलब जो लोग हैं वो छानबीन करके खोज करके जनता के सामने लाते हैं, जो कभी पहले फैक्ट किसी के सामने ना आए हों। फिर आते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। ये भी नाम से पता चल रहा है, डेप्थ यानी कि गहराई में जाकर, यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली जो कुछ फैक्ट मौजूद हैं, सूचना है, आंकड़े हैं, उनकी बहुत ज्यादा गहरी छानबीन करके डेप्थ में जाकर जनता को एक रिपोर्ट देना। तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें क्या है कि जिस रिपोर्ट में घटना, कोई भी घटना हुई है, मान लो कोई समस्या है, तो उससे रिलेटेड चीजों को एनालाइज करना। जैसे पहले जी न्यूज पे एक वो आता था डीएनए, है ना, अगर आपने कभी देखा हो, तो वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं चीजों का, वो होता है विश्लेषण। ठीक है। फिर आता है विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी कि किसी भी समस्या का बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल में विवरण, छोटी से छोटी चीजों को डाल दिया जाता है, वो होता है विवरणात्मक। अगला टॉपिक है संपादकीय किसे कहते हैं, इसको भी भाई समझ लेते हैं। देखो संपादकीय को एडिटोरियल कहते हैं, एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है, एडिटोरियल। तो होता क्या है, इसमें जो एडिटर होता है न्यूज़पेपर का, इसको भाई संपादकीय को अखबार की आवाज भी माना जाता है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, बल्कि संपादकीय जो होता है उसका मतलब होता है कि जो संपादक है, जो मेन एडिटर है, और जितने भी उसके सहयोगी हैं, वो सब मिलकर किसी भी खबर पे अपना क्या विचार रखते हैं, वो किसी घटना या मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, उसको वो लिखते हैं। इसी को संपादकीय कहा जाता है। फिर समाचार और फीचर में अंतर क्या है। देखो न्यूज और फीचर दोनों डिफरेंट है। न्यूज क्या है, ये लोगों को सूचना पहुंचाने के लिए दी जाती है। न्यूज ताजी होती है, जो घटनाएं घटती हैं आसपास की, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में घटनाएं घट रही होती हैं, वो आप देखते हो। न्यूज की कोई, इसके अंदर क्या है, एक लिमिट होती है भाई, वर्ड लिमिट होती है। न्यूज़पेपर ये नहीं अनलिमिटेड होता है, न्यूज़पेपर या न्यूज की एक शब्द सीमा होती है। और इसके अलावा न्यूज के अंदर समाचार जो है वो एकदम रियल होने चाहिए, कल्पना की कोई जगह नहीं होती, कल्पना की कोई जगह नहीं होती। और समाचार के अंदर, न्यूज के अंदर फोटो का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे दो वो बहुत होती है, इनफ होती है। फीचर के बारे में अगर बात करें तो ये थोड़ा क्रिएटिव होता है, ये सुव्यवस्थित होता है, एकदम अच्छे से लिखा जाता है। ये लोगों को इंफॉर्मेशन भी देता है, एजुकेट भी करता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट भी करता है। इसकी कोई शब्द सीमा नहीं होती। फीचर 200 वर्ड का भी हो सकता है, 2000 वर्ड्स का भी हो सकता है, याद रखना। और फीचर जो है इसमें कल्पना का भी इसमें रोल होता है, आप अपने मन से कुछ भी इमेजिन करके भी लिख सकते हो, मनगढ़ंत, फिक्शनल। और इसके अंदर क्या है कि आप अगर फीचर को अच्छा दिखाना चाहते हो, ग्राफिक का यूज करोगे, फोटो लगाओगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर अगला प्रश्न है कविता लेखन के लिए प्रमुख घटक कौन से हैं, कि कविता के लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो एक तो विचार या फिर भावना। देखो कविता में कोई भी विचार या भावना व्यक्त की जाती है, जैसे प्यार वाली कविताएं होती हैं, प्रकृति पर कविता होती है, दुख भरी कविता होती है, खुशी वाली कविता होती है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका विचार या फिर आपकी भावना कैसी है कविता को लिखने की। दूसरा है भाषा। कविता को एक भाषा चुनी जाती है, जो भाषा अच्छी हो, कविता को आकर्षक बनाए। या तो सरल भाषा है, शुद्ध हिंदी है, खड़ी बोली है, प्राकृत भाषा है, अवधि भाषा है, या फिर कौन सी भाषा है, वो आप इसमें चुनते हो। तीसरा है कविता को एक लय में और एक छंद में लिखा जाता है, जिससे कविता को संगीत की तरह आप गा सको। ठीक है, तो इस तरीके से एक उसकी लय बनाई जाती है। फिर है अलंकार। कविताओं में अलंकारों का यूज किया जाता है, जिससे कविता और सुंदर हो जाती है। व्याकरण अगर आपने पढ़ा है तो आपने उसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, है ना। अनुप्रास जैसे बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति, रिपीटेशन हो रही है, या उपमा किसी की तुलना की जा रही है किसी से। तो कविताओं में जब आप अलंकार यूज करते हो तो कविता बहुत अच्छी और सुंदर हो जाती है। फिर आप कविता अगर लिख रहे हो तो आप किसी से जो है प्रेरणा लेके लिखते हो, ठीक है, किसी से प्रेरित होकर लिखते हो,
तो वो बहुत कविता अच्छी होती है, गहराई होती है उसमें। और भावना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी भावना स्पष्ट होनी चाहिए। कविता का जो भावार्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भावना। तो कविता में दिल से निकली भावना बहुत अच्छी होती है। अगर आप दिल से कुछ निकाल रहे हो ना बिना किसी की कॉपी करे, तो वो कविता ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। अगला प्रश्न है, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व होता है? समय बहुत बलवान है, समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। नाटक में क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। पहला है कहानी की गति। देखो भाई, होता क्या है, नाटक में घटनाओं को सही ढंग से और सही समय पर दिखाने के लिए समय का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। कि आपको अगर कोई भी नाटक कर रहे हो, अगर सही से सब कुछ करना है तो टाइम बांटना बहुत जरूरी है। कि इतने मिनट पर ये इसका रोल खत्म हो जाएगा, उतने मिनट पे उसका रोल आएगा। तो होता क्या है, अगर कोई घटना जल्दी या देर से होती है तो कहानी की धार खो जाती है। मान लो किसी एक्टर ने अपना जो है रोल जल्दी खत्म कर दिया, तो उससे क्या होगा कि भाई वो कहानी का जो है मजा खत्म हो जाएगा। और समय में क्या है कि मतलब अगर आप कम कर दोगे, समय ज्यादा खींच दोगे तो भी दिक्कत ही है। फिर दूसरा है तनाव और रोमांच। अब इसमें क्या है कि भाई जब नाटक जो चल रहा होता है उसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनके पास ना एक लिमिटेड टाइम होता है, तो वो जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं, जिससे वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और रोमांच बढ़ जाता है। जैसे अगर किसी भी कैरेक्टर को एक खास समय के भीतर कुछ करना है तो यह स्थिति दर्शकों के मन में उत्सुकता पैदा करती है कि क्या वह सफल होगा या नहीं। मान लो एक लिमिटेड टाइम दिया गया, 10 मिनट में ये रोल आपको खत्म करना है, तो वो बंदा ना अपना बेस्ट देगा उस 10 मिनट में। तो हमें भी एक उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई ये 10 मिनट में क्या करता है। तीसरा है पात्रों का असली स्वभाव। जब आप किसी को टाइम लिमिट देते हो ना, तभी उसकी असलियत पता चलती है कि वो अपना कितना बेस्ट दे सकता है। क्योंकि वो भाई देखो, समय की कमी के कारण क्या होता है कि भाई पात्रों पर दबाव बनेगा और वो अपनी वास्तविक भावना सही से जो है वो कोशिश करेंगे कि भाई वो दिखाएं जो उनकी रियलिटी है, और वो जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, जिससे क्या होगा कि असलियत उनकी पता चलेगी कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। अगर टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी ना, वो अपने हिसाब से नाटक खींचेंगे, तो वो बोरिंग भी हो सकता है। फिर चौथा है समस्याएं और चुनौतियां। होता क्या है कि भाई समय के बंधन से नाटक में समस्याएं और चुनौतियां भी पैदा होती हैं, क्योंकि पात्रों को सीमित समय में उन समस्याओं का समाधान निकालना होता है। इसका मतलब है आपके पास लिमिटेड टाइम है 10 मिनट का, तो आपको उसी में अपना रोल खत्म करना है। तो कभी कभी आप जल्दबाजी में प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी उस चीज को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है कि आप उस चीज को अगर कम समय में कर रहे हो तो वो कैसा है कि भाई दर्शकों को भी लगेगा ना हमारा जो एक्टर है, जो नाटक कर रहा है, वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तो ये इसमें आता है। इसके अलावा होता क्या है भाई, नाटक में समय को अक्सर एक चुनौती के रूप में दिखाया जाता है। जब समय कम होता है तो जो कैरेक्टर होते हैं उनको जल्दी जल्दी समाधान ढूंढना होता है, जो एक्टिंग करनी होती है, और जो नाटक में सस्पेंस और दिलचस्पी को बनाए रखता है। और होता क्या है कि भाई लोग जो है ना वो एक इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, एक जिज्ञासा होती है कि भाई नाटक और ये कहानी खत्म कैसे होगी। तो होता क्या है कि ये समय जो है ना, ये कहीं ना कहीं समस्या का हल भी देता है और समस्या खुद भी है, दोनों ही चीजें हैं इसमें। फिर नाटक के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? आप अगर नाटक लिख रहे हो या नाटक कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? सबसे पहला है उसका प्लॉट, यानी कि उसका कथानक। होता क्या है कि भाई नाटक की पूरी कहानी या घटनाओं का क्रम, आप किस तरीके से उसका क्रम बना रहे हो, स्टार्टिंग कैसे हो रही है, उसके बीच में क्या हो रहा है, उसके एंड में क्या हो रहा है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सीक्वेंस सही बनाओ। फिर है उसके कैरेक्टर्स, आप उसमें किस तरीके के लोगों को डाल रहे हो, कैसी उनकी भूमिका है, ठीक है, कैरेक्टर्स को चूज करना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है डायलॉग। फिर आप डायलॉग तैयार करते हो, संवाद, कि किस कैरेक्टर का क्या संवाद होगा, वो किस तरीके से अपने विचार रखेगा। फिर होता है कि आप दृश्य कैसा बना रहे हो, यानी कि क्या स्थान है, कहाँ का नाटक दिखा रहे हो, माहौल कैसा है, किस समय का नाटक है, सुबह का है, रात का है या कब का है, ये बहुत जरूरी है। फिर आप उस नाटक की एक थीम चुनते हो कि वो नाटक किस बारे में है, प्यार का नाटक है, लड़ाई झगड़े का संघर्ष वाला नाटक है, या कैसा नाटक है, उसकी एक थीम चुनी जाती है, विषय चुना जाता है। फिर आप देखते हो कि भाई नाटक में क्या होता है कि पात्रों के बीच या किसी भी परिस्थिति के साथ टकराव या समस्या यह कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, कि भाई जो कैरेक्टर है वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ भाई एफर्ट डाल रहे हैं, तो ये संघर्ष करना बहुत जरूरी है नाटक में। फिर है नाटक की एक शैली होती है कि आप नाटक को किस स्टाइल में लिखते हो, किस भाषा में लिखते हो, नाटक का लहजा क्या है, कैसे उसको पेश करते हो। तो नाटक के अंदर ये 7 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जो मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दी है। तो ये लिमिटेड आपका मिड टर्म का आ रहा है, आप इतना करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। वीडियो पसंद है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।